हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 4.6 को पढ़ेंगे और 4.6 को पढ़ने से पहले इसके अंदर जितने बेसिक कंसेप्ट आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन पूछेगा कि सारणी विधि द्वारा चाहे आव्यूह विधि द्वारा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछेगा समीकरण निकाय को संगत अथवा असंगत में वर्गीकरण करो और प्रत्येक को आव्यूह विधि द्वारा, हाँ आव्यूह विधि द्वारा। देखो इस सवाल में जो है पूछेगा कि आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करना, बात समझ गया। और यह पेपर में जो है हर साल जो है एक सवाल पूछता है और लॉन्ग नंबर में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, कि आव्यूह विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, या कुछ समीकरण दे देगा, उस समीकरण को हल करने की विधियाँ जो कह देगा कि आव्यूह विधि द्वारा इसको हल करना है। बस समझ गए। इससे पहले जो है 10 और 12 में जो है तुम सब पढ़ चुके हो सारणी को हल करना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन, बस समझ गए। और यहाँ पर हमको पढ़ना है आव्यूह विधि। तो सबसे पहले समीकरण क्या देगा भाई, समीकरण जो है एक्स वाई जेड दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, मतलब कहने का अर्थ कि जैसा देगा हम वैसा हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है मान लेते हो कि समीकरण दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू दे दिया d1। भाई मैंने एक समीकरण मान लिया। अच्छा, इसमें समझते हो कि a b c और d अचर पद है, कोई संख्या अंक में है, बात समझ में आ गया। कोई अंक में जो है ये कोई संख्याएं हैं। आगे देखो भाई, जब x y z है, 3 मान ज्ञात करना है तो 3 समीकरण होने चाहिए, बात समझ आ गया। यदि जो है 2 मान ज्ञात करना है तो 2 समीकरण से काम चलेगा। यदि एक्स वाई में संबंध लेना चाहेंगे तो सिर्फ एक्स और वाई मतलब 2 समीकरण हमको चाहिए, ठीक है। एक्स वाई जेड लेंगे तो हमको 3 समीकरण चाहिए, ठीक है। देखो 3 समीकरण जो एक और लेते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2z और इक्वल टू हो जाएगा d2। ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 2। आगे देखो a3x प्लस b2y प्लस c b3 रहेगा, b3 c3z अब बराबर d3। ये जो है हमारा समीकरण है। अच्छा 2 क्रॉस 2 रहेगा तो हम 2 क्रॉस 2 क्या एक्स वाई जेड वाला रहेगा। चलो एक और मैं छोटा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हो दे देगा a1x प्लस b1y अब बराबर d1, समीकरण नंबर 1 बन गया। a2x प्लस b2y अब बराबर d2, ये दे सकता है भाई। 2 ही मान दे देगा, एक्स वाई का मान ज्ञात करो तो 2 समीकरण देगा, एक्स वाई जेड रहेगा तो 3 समीकरण देगा, ठीक है। आगे देखो, जब हमको जो है एक जो है फार्मूला छोटा सा पढ़ना है कि हम आव्यूह विधि द्वारा हल कैसे करेंगे। आव्यूह विधि द्वारा हल करना बहुत आसान है। x बराबर a इनवर्स b। अच्छा आप सोचोगे ना कि a इनवर्स क्या, किसको हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे, इसमें b क्या है और x क्या है। मैंने कैपिटल X माना है, ये x नहीं है, ठीक है, ये दूसरा वाला x है। यह जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी सहायता से हमको x, y और z का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। हमने बताया था x भी एक आव्यूह है, a इनवर्स भी एक आव्यूह होगा और b भी एक आव्यूह होगा। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। x आव्यूह क्या चीज़ है, a क्या है, b क्या है, अभी जो है चर्चा करेंगे। अच्छा अभी जो हमने इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि यदि 2 आव्यूह आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जो है यहाँ पर समझना कि x है क्या चीज़, x क्या चीज़ है, इस बात को मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड जिसका मान ज्ञात करना है उसी से बना आव्यूह है एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई और जेड, ये हमारा x का मान हुआ। ये बताओ इधर रखेंगे एक्स वाई जेड, पहला वाला मान इस बराबर के उस पार पहले वाले के बराबर होगा और दूसरा वाला मान जो है दूसरे के बराबर होगा और तीसरा वाला मान किसके बराबर होगा, तीसरे के बराबर होगा। बात समझेंगे भाई, यहाँ पर रखेंगे ना x का मान, a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है। अच्छा a इनवर्स हमको डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन a का मान हम निकाल सकते हैं। और a का मान क्या चीज़ है मैं दिखा रहा हूँ। a बराबर होता है, a बराबर एक्स वाई जेड, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, a बराबर हम मानेंगे एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड के गुणांकों से प्राप्त आव्यूह। एक्स वाई और जेड के गुणांकों से प्राप्त आव्यूह। ये बताओ एक्स का गुणांक क्या है, a1 है,
y का गुणांक क्या है b1 है और z का गुणांक क्या है c1 है। दूसरे वाले में भाई पहले दूसरा तीसरा है तो तीनों का नहीं लिखेंगे, तो a क्या है a2 है, a क्या है b2 है और क्या है c2 है। तीसरा लाइन में क्या है a3 है, b3 है और क्या है c3 है। अब देखो a हमने ज्ञात किया, लेकिन a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा और a इनवर्स ज्ञात करने का तरीका बताया जा चुका है। बात समझ आ गया? ए इनवर्स आराम से ज्ञात कर लोगे। अब जो है एक छोटा सा ज्ञात करना है, इसमें तो कोई काम ही नहीं करना है, बस जो कहते हो सारा काम ए इनवर्स ज्ञात करने में करना है। ये तो देख देख कर हम लिख लेंगे, एक्स का मान लिख लेंगे आराम से, किसका मान ज्ञात करना है लिख लेंगे। ए का मान हम देखकर यहाँ से लिख ले रहे हैं, भाई कोई समीकरण देगा तो हम देखकर वहाँ से लिख लेंगे, गुणांकों से प्राप्त अभी सिंपल। अब जो है बी क्या चीज़ है, बी भी तो है, बी जो है जो समीकरण का मान दिया है उससे प्राप्त अवयव अर्थात d1, d2 और d3। अच्छा b में भी कुछ नहीं करना है, x में भी कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी काम करना है किस में करना है a में करना है। और a में क्या करना है a इनवर्स ज्ञात करना है और लास्ट में a इनवर्स का और b का आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और उसके बाद से हम x y z का मान आसानी से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है उसको हम कैपिटल X से दर्शाएंगे, x का y का z का तीनों का मान ज्ञात करना है तो हम x y z लिख देंगे। a क्या है x y z के गुणांकों से प्राप्त अवयव है। b क्या चीज़ है समीकरण का जो मान दिया है बराबर के उस पर जो मान दिया है वही हमारा b है। b बताओ कि समीकरण के मान से प्राप्त अवयव है। अच्छा ये बताओ x का मान हमको मालूम है, b का भी मान मालूम है, आराम से इसमें इस सूत्र में रख सकते हैं, लेकिन a इनवर्स का मान नहीं मालूम है तो a इनवर्स का मान हम इसकी सहायता से क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा 2 क्रॉस 2 का, अच्छा ये जो है x और y दो का मान ज्ञात करना है तब कैसे करेंगे, तो वही बात है x बराबर फार्मूला तो वही रहेगा a इनवर्स b, फार्मूला में तो कोई दिक्कतें नहीं है, यही लिखना है। x क्या चीज़ है जिसका मान ज्ञात करना है वही x है, x और y इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है तो x y हो जाएगा। अब बताओ a क्या चीज़ है, a जो हमने बताया x y के गुणांकों से प्राप्त अवयव a1 b1 है तो लिख लो a1 b1, नीचे क्या है a2 b2 है तो a2 b2। अब बताओ b ना, b क्या चीज़ है, b जो है d1 d2 सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा d1 और d2, d1 d2 यही जो हमारे फार्मूले। अच्छा एक फार्मूला याद है तो दूसरे को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझ गए? इसी तरीके से उसको भी लिख देना है, यदि 4 रहेगा तो हम 4 बार करेंगे, बात समझ गए? लेकिन अब तुम्हारे किताब में 4 तक नहीं है, सिर्फ 3 तक ही है, 3 तक के ही सवालों को क्या करना है हल करना है, तो लिख लो। देखो प्रश्न पूछा है 1 से 6 तक, एक निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक की दी गई समीकरणों को निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो संगत असंगत क्या होता है, यदि हम x y z का मान ज्ञात कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे संगत, यदि x y z का मान हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो उसे क्या कहेंगे असंगत। भाई x y z का कहने का अर्थ है कि भाई 2 ही रहेगा, x y भी रहेगा तो हम x y का मान यदि ज्ञात कर लेते हैं तो उसे हम संगत कहेंगे, यदि x y का मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो उसे क्या कहेंगे असंगत कहेंगे। और संगत असंगत पहचानने का तरीका बड़ा जो है पढ़ाया गया था तुम सबको पहले जो है क्लासों में 10 में, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये जो है पढ़ाया गया था कि जो संगत कौन सी होती है असंगत कौन सी होती है। यदि मैं कहूँ कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, तो इसको हम कहते थे प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है एक होता है, बात समझा गया। और यह जो है संगत होती है, यह क्या होती है संगत। संगत किसे कहेंगे, जिसमें हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं या जिसका हल संभव है वह संगत है, जिसका हल संभव नहीं है वो क्या है असंगत है। तो ये बताओ संगत है और ये क्या होगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे देखो
यदि मैं कहूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो ये भी जो है संगत होती है और इसका जो हल होता है अनंत होता है और इसको हम कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। बस समझे, इसका हल एक होता है, इसी को हम कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय माने एक के जैसा नहीं, एक ही हल होगा। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम इसको कहते हैं असंगत। और यह जो है समांतर रेखा होती है ना, असंगत और यह जो है समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, इसलिए उसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको इस विधि द्वारा जांचना ही नहीं है कि संगत है कि असंगत है। बात समझ गया? इस सवाल में जो है हमको आबीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है, कि कौन सा निकाय संगत है और कौन सा निकाय असंगत है। अभी हमने बताया कि सवालों को हल करने का तरीका XYZ करने का तरीका जो हमने बताया अभी सवालों में कि XYZ जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी फार्मूला के आधार पर हम संगत और असंगत को छाटेंगे। ठीक है, जहाँ पर XYZ का मान ज्ञात करना संभव होगा वो संगत होगा, और जहाँ पर XYZ का मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। अभी हमने बताया है फार्मूला में कि X बराबर A इनवर्स इंटू B होता है। A इनवर्स इंटू B होता है। X का मान में कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, B के मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन A इनवर्स ज्ञात करना है। और A इनवर्स जब ज्ञात करना है तो हमने बताया कि A किसे कहते हैं? XYZ से जो प्राप्त आबीव होता है उसे क्या कहते हैं? A कहते हैं। मतलब XY और Z के गुणांकों से जो प्राप्त आबीव होता है उसे क्या कहते हैं? A कहते हैं। तो A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और B2 हो जाएगा। एक बात बताओ, A इनवर्स ज्ञात करना संभव होगा? यदि हम A इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे तभी हम XYZ का मान ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। समझो कि यदि जो हम A इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो XYZ का भी मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और जब XYZ का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो उसी को कहेंगे असंगत। बात समझ आ गया? और A इनवर्स ज्ञात करना संभव है कि नहीं है, ये मैंने जो है इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि A इनवर्स ज्ञात करना तभी संभव होगा जब मॉड ऑफ A का मान 0 नहीं है। यदि मॉड ऑफ A का मान 0 नहीं होगा तो हम कह देंगे संगत है। यदि मॉड ऑफ A का मान 0 होगा तो हम कह देंगे कि असंगत है। यदि मॉड ऑफ A का मान जो है 0 हो गया तो हम कह देंगे कि संगत है। 0 नहीं होगा तो हम कह देंगे कि संगत है। यदि मॉड ऑफ A का मान 0 हो गया तो हम कह देंगे असंगत है। क्योंकि जब मॉड ऑफ A का मान 0 हो जाता है तो A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो जब A इनवर्स ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे तो क्या इस फार्मूले में हम रख पाएंगे A इनवर्स का मान? और जब A इनवर्स का मान नहीं रखेंगे तो XY का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे असंगत है। बात समझ आ गया? यह संगत असंगत पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि मॉड ऑफ A क्या चीज़ है पहले बताया जा चुका है, अभी बताए हैं इससे पहले। मॉड ऑफ A का मान यदि 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ भी आता है तो हम कह देंगे संगत होगा। यदि जो है मॉड ऑफ A का मान जो है 0 आ जाता है तो हम कह देंगे क्या होगा? असंगत होगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो है छोटी सी बात है। अच्छा 3x3 में भी देख लेंगे भाई। 3x3 में क्या होगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 A2 B1 A1 B1 C1 क्या चीज़ है? XYZ का क्या है? गुणांक है। बात समझ गए? मतलब X और Y के आगे वाला। जैसे मान लेते एक क्वेश्चन मैं दूँ यहाँ पर x - 2y बराबर 4। ये बताओ A1 का मान कितना होगा? इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। B1 का मान कितना होगा? -2 होगा। और D1 का मान कितना होगा? 4 होगा। जो बराबर के उस पार दिया है उसी को ना D1 माने हैं। बात समझ आ गया? अच्छा यहाँ पर तो हम C1 मानेंगे, XYZ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया भाई? A1 B1 और तो लास्ट में C1 है ना बच जाएगा। तो यही जो है हमारा जो है समीकरण का मान है। तो ये जो है C1 C2। ठीक है, तो ऐसे जो है हमको सवालों को पहचानना है कि संगत होगा कि असंगत होगा। और जो है सिर्फ इस सवाल में संगत असंगत ही छाटना है। 1 से 6 तक के क्वेश्चनों में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जो है A का मान ज्ञात करना है, A आबीव बताना है, और इसी की सहायता से हमको संगत और असंगत ज्ञात करना है। यदि मॉड ऑफ A का मान 0 नहीं आता है, 0 के अलावा और कुछ आता है तो संगत होगा। यदि मॉड ऑफ A का मान 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? असंगत होगा। बात समझ आ गया? तो इसी पर जो है पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो दिया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y और बराबर दिया है 2, 2x प्लस 3y बराबर दिया है 3। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमको a से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको x y का मान ज्ञात नहीं करना है कि और किसी चीज़ से मतलब है। 1 से 6 के बाद से क्वेश्चन में हमको x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले तो a लिखेंगे भाई। a जो है देखते हैं a का मान कितना है बताओ। ये बताओ x के आगे क्या है 1 है, उसके बाद से 2 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। यदि जो है मॉड ऑफ a का मान 0 आता है तो हम कह देंगे कि असंगत होगा। यदि मॉड ऑफ a का मान 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ और भी आता है, कुछ भी आए उससे हमको नहीं मतलब है, तो हम कह देंगे कि संगत होगा, ठीक है। देखो मॉड ऑफ a निकालते हैं। मॉड ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 और 2 दूनी के 4, घटाते हैं ना। ये बताओ 3 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, -1। ये बताओ ये संगत होगा कि असंगत? संगत होगा, क्योंकि हमने बताया अभी छोटा सा बात कि बस 0 आ जाए तो असंगत और बाकी सब के लिए संगत। बात समझा गया। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x - y बराबर 5 और यहाँ पर दिया है x प्लस y बराबर 4। देखो यहाँ पर जो ज्ञात करो, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर -1 है, 1 है और यहाँ पर 1 है। इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो a का मान हम निकालते हैं, क्योंकि a से ही काम है और किसी से काम नहीं है। ये बताओ 2 हो जाएगा, ये -1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। बस समझा गया। मॉड ऑफ a निकाल लो। मॉड ऑफ a का मान 2 एकम में 2 और माइनस 1 गुणे -1 होगा ना, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1, अर्थात कितना आ जाएगा 3। अर्थात हम इसको कहेंगे कि संगत है। ये भी क्या है हमारा संगत है। तो संगत ए भी था और संगत ए भी है, मतलब प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों क्या है, संगत है। अच्छा, संगत और असंगत को अलग अलग छाट कर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखोगे, लिखोगे संगत, संगत पहला दूसरा और जो आएगा उसको लिखेंगे, और नीचे वाला लिख देंगे असंगत। जो असंगत वाला होगा उसको असंगत वाले ग्रुप में रख देंगे, समूह में रख देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे जो है आंसर लिखना है, या आंसर अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दोगे, पहला संगत, दूसरा भी संगत, और तीसरा क्या आता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो तीसरा भी मैं करूँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी जो सूत्र को पढ़ा रहे तो वहाँ पर दिमाग लगाओ कि लास्ट वाले को काहे लिए छोड़े। जब हमको x y z का मान ज्ञात करना होगा तब सबकी आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ आ गया। और ए इसमें जो है हमको संगत असंगत छाटना है, तो सिर्फ ए से मतलब है, तो हम और किसी के बारे में सोचूं क्यों, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 3y बराबर 5। ये जो है हमारा 2x प्लस 6y और बराबर जो है हमारा 8 है। और इसको मैं हल करने की कोशिश करूं तो a बराबर कहोगे 1 3 होगा ना, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, 2 और 6 है। चलो मॉड ऑफ a का मान ज्ञात करो। मॉड ऑफ a का मान 6, 1 6 6 माइनस 3 गुना के 6, बताओ 6 में 6 घटाओगे क्या बचेगा 0, अर्थात ये क्या होगा असंगत। अच्छा ऐसे भी समझ सकते थे, ये समांतर रेखा है। देखो 1/2 और 3/2 3 गुना के 6, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको समांतर कहेंगे, समांतर का कोई हल नहीं होता है, इसलिए ये जो है तुम्हारा क्या होगा असंगत, असंगत। चलो सभी सवालों को हल कर दे रहे हैं यहीं पर। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो दे दिया है बड़ा बराबर 1। थोड़ा सा जो है सोचना है इसमें ना, चौथा क्वेश्चन को वहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है हो जाएगा 3 + 3 में। 4 नंबर x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर कितना है 1 है। फिर बोलो 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 और ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। ax प्लस ay प्लस 2az, उससे कोई नहीं मतलब है, बस भरमाने के लिए दे दिया है। बात समझ आ गया। ये का मान दे दिया कि भाई तुम जो सोचोगे कि इसमें तो अंक दिया ही नहीं थे तो 0 आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी नहीं आएगा, ना आए उसमें चर्चा नहीं करना है, हमको ए को लिख लेना है।
ए को लिखेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 1। और कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 और 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और 2a। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, सवालों को हल करते हैं। अच्छा, इसको छोटा कर दूं क्या कि विस्तार कर दूं? चलो विस्तार कर दे रहा हूँ, माड ऑफ ए का मान विस्तार कर दे रहा हूँ। ये बताओ, ये +1 हो जाएगा। आगे देखो, यह 1 लेंगे, R1 के प्रति कर रहा हूँ तो 3 गुणे 2 6a हो जाएगा, माइनस a गुणे 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये बताओ, दूसरा वाला -1 हो जाएगा। इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को, तो ये हमारे पास बचेंगे 2 दूनी के 4a माइनस 2 गुणे तो 2a हो जाएगा ना। ये हमारा बन गया 2a। ये तो प्लस में जाता है ना, +1। ये बताओ, इस लाइन को छोड़ देंगे इस लाइन को, 2 गुणे बताओ क्या हो जाएगा 2a माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा 3a। माड ऑफ ए, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं। 6a में से 2a घटाएंगे कितना बचे 4a और माइनस, ये बताओ 4a में से 2a घटाएंगे क्या बचेगा 2a, लेकिन मैंने 100 माइनस बना देगा 2a। और यहाँ पर देखो, ये बताओ 3a में से 2a में से 3a घटाएंगे तो -a बचेगा ना। क्या बचेगा -a, तो ये बन गया -a। अब इन दोनों को घटाएंगे तो माड ऑफ a बराबर जो है 4a में से 2a घटाएंगे और एक और a घटाएंगे तो क्या बच जाएगा a। यदि जो है a का मान 0 नहीं है, स्मॉल a का मान 0 नहीं है, तो यह क्या होगा तुम्हारा संगत होगा। a का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो तुम्हारा क्या आएगा संगत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि माड ऑफ a का मान 0 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा संगत। यदि माड ऑफ a का मान जो है 0 आता है तो हम क्या कहेंगे असंगत। बात समझ गया? तो ये जो है सवाल थोड़ा सा है, तो इसको लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर जो है 2 है। 2y माइनस z इसमें सोचना है बराबर -1 है। आगे देखो, ये दिया है हमारा 3x माइनस 5y और बराबर दिया है 3। इसमें थोड़ा सा सोचना था, देख लो। एक बात बताओ, इसमें x है, इसमें x y और z का गुणांक है, लेकिन इसमें x का गुणांक नहीं है तो हम बरियाई से 0 गुणे x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x का गुणांक कह सकते हो कि x का गुणांक क्या है 0 है। बस समझ गया? इसमें x का गुणांक है, y का गुणांक है, लेकिन z का गुणांक नहीं है, तो 0z नहीं लिख सकते हैं भाई। 0 गुणे z 0 हो जाएगा और 0 को जोड़ेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गया? देखो, a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर हम जानते हैं कि अभी को ही लिखना है। क्या दिया है 3, फिर क्या दिया है -1 और फिर क्या दिया है -2। ये हमारा क्या है 0, फिर 2 और -1। यहाँ पर क्या है 3 है, -5 है और क्या है 0 है। बात समझ आ गया? माड ऑफ ए का मान ज्ञात करते हैं सिंपल से। माड ऑफ ए जो है किसके प्रति ज्ञात करोगे? इसके प्रति ज्ञात करना तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ताकि जो है ये और ये 2 बार ही करना पड़ेगा। इसके प्रति करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। जो मन में है वो कर सकते हो। C1 के प्रति कर लो, तो ये बताओ +3 होगा ना। +3 हो जाएगा तो ये देखो, ये वाला लाइन को छोड़ देंगे, ये वाला लाइन को, हमारे पास ये 4 बचेंगे, 2 0 0 और माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस होता है, खुद +3 होता है, तो ये +3 हो जाएगा। और जब प्लस इस 3 को लेंगे तो ये लाइन समाप्त हो जाएगी, ये लाइन समाप्त हो जाएगी, तो हमारे पास ये बचेंगे। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +1 और घटाएंगे 2 दूनी के 4 -4। चलो कर लेते हैं। माड ऑफ ए बराबर, ये 3 5 15 हो जाएगा, -15 और ये जो है हमको लगता है माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 15, ये +15 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि क्या होगा असंगत होगा। बात समझ गया? माड ऑफ ए का मान 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा होगा असंगत होगा। बात समझ गया? असंगत, गत लिख लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ा सा यही समझना था, एक्स वाई जेड में जो गुणांक जो बच गया था उसको हमको 0 मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस बात को देखो। लिखा है 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5। फिर लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। ये लिखा है 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। चलो इसको हल करते हैं। वही काम करना है, हमेशा जो है वही काम करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। a बराबर जो है हम जानते हैं कि अभी जो है 5 है, -1 है, फिर 4 है,
फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 5 है, -2 है और 6 है। अब इसमें तो किसी के भी प्रति करना ही पड़ेगा, बात समझ आ गया। देखो हम R1 के प्रति विस्तार कर लेते हैं। जब R1 के प्रति विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा +5 और देखो 3 छक 18, 18 माइनस 5 दूना के 10, ये जो है -10 हो जाएगा, क्योंकि -10 आएगा, 2 5 10। आगे देखो दूसरा जो है माइनस होता है, आप पहले से खुद -1 है, माइनस प्लस वही लिख सकते थे, ठीक है। आगे देखो जब इसको लेंगे 1 को तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, हमारे पास ये बचेगा 2 छके 12 माइनस 5 5 25। इसको लेंगे तो +4 हो जाएगा और +4 को लेंगे तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, 2 दूनी के 4 -4 होगा और घटाएंगे 5 3 15 को। बात समझ में आ गया। अच्छा इसको जो हम छोटा कोष्टक में लगा देंगे ताकि जो माइनस माइनस क्या हो सके प्लस। यहाँ पर भी छोटा कोष्टक लगा देते हैं, पहले से तो है ही है लेकिन फिर भी जो मैंने लगा दिया। तो ये हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 और 10 कितना हो जाएगा, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। ये बन जाएगा हमारा 28। माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ पर 12 में से यदि हम जो है 25 को घटाते हैं तो कितना बचेगा -13 प्लस यह जो हमारा 4 है, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो 4 गुणे -19 हो जाएगा ना। और 28 5 कितना हो जाएगा 15 40 के 0 5 दूना के 10 4 14 140 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा। 19 चौके 68 होता है क्या, 19 चौके 68, 4 9 36 नहीं, 19 चौक 76 हो जाता है, तो 19 चौक 76 हो जाएगा। इसको जोड़ो 140 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको घटा दो 10 में से 1 जाए क्या बचेगा 1 और यहाँ पर 14, 14 में से 8 जाए क्या बचेगा 13, 13 में से 8 जाए क्या बचेगा 5। अर्थात जो है हमारा 51 बचेगा। माड ऑफ ए का मान 51 है। अर्थात यहाँ जो अब ये जो XYZ में जो समीकरण होगा यह क्या होगा संगत होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है संगत है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है असंगत है। तो ये जो हमारा संगत होगा, संगत। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 से 7 तक क्या हुआ कंप्लीट, ठीक है। 6 तक प्रश्न संख्या 7 आबीह विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। इस बार जो है हल करना है। अच्छा निकाय संगत होगा तभी हल करेंगे, संगत नहीं होगा तो हल नहीं करेंगे। अभी तक सिर्फ जो है हल नहीं करना था, अब जो हमको हल करना है। और पहला क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और नीचे दिया है 7x प्लस 3y बराबर 5, इस समीकरण नंबर 2 है। ये जो हमारा समीकरण 1 है और नीचे वाला जो है समीकरण 2 है, ठीक है। अब जो है इसमें दिया है कि A इनवर्स मतलब आबीह विधि द्वारा इसको हल करना है। तो भाई पहले नंबर जो है देखो x बराबर हमको किस किस चीज़ का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। एक हो गया x का मान। आगे जो है b का मान जिसमें हमको कुछ नहीं करना है उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ। b का मान जो है जो बराबर समीकरण का जो मान दिया है उससे प्राप्त आबीह 4 और 5 हो गया। आगे देखो a का मान जो भी काम करना है a में करना है, इसलिए a का मान हम लिख रहे हैं। और a का मान दिया है 5, फिर दिया है 2, फिर दिया है 7 और फिर दिया है 3। कोफैक्टर A इनवर्स ज्ञात करना है क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला भाई इस A इनवर्स तो ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले माड ऑफ A निकाल लेते हैं। 5 3 15 माइनस 7 गुना के 14 अर्थात क्या आएगा 1। माड ऑफ A का मान आ गया, अर्थात यह निकाय संगत होगा। और जब संगत होगा तो समीकरण का मान ज्ञात करना है XYZ का मान। और जानते हो कि जब इसको जो XYZ का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, A इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी ना फार्मूला में, तो A इनवर्स ज्ञात कर लो। और A इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, माइनर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन माइनर ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट जो है 1 और 1 2 2 एक सम संख्या, इसलिए क्या आएगा प्लस में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3। A12 निकालेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 के लिए माइनस। और दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो क्या बचेगा 7, -7 हो जाएगा। A13 निकाल नहीं, A13 तो होगा नहीं क्योंकि 3 कॉलम है नहीं। तो A21 निकालेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 2 होगा, लेकिन 2 1 3 विषम संख्या है इसलिए -2 हो जाएगा। और A22 की बात करो तो A22 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात क्या आएगा 5 और वो भी जो है +5। आगे जो हम लोग ज्ञात करेंगे वह जो होगा हमारा एडजॉइंट, बात समझ जाएगा। और एडजॉइंट बराबर हमने बताया था कि क्या होता है। एडजॉइंट A बराबर
कोफैक्टर से जो प्राप्त अवयव होता है, सहखंड से जो प्राप्त अवयव होता है उसका परिवर्त, सहखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त। देखो दिया है 3 -7 फिर -2 और फिर दिया है 5 का परिवर्त। ये एडजॉइंट निकल जाए, एडीजे एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त कर दो, यह पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा 3 -7 -2 और 5। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। ए इनवर्स बराबर फार्मूला जानते ही वो क्या होता है, 1 में मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ए। पास में जाएगा। मॉड ऑफ ए का मान कितना है 1, पहले से ज्ञात कर चुके हैं। 1 लिखो चाहे न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर 1/1 और यह हमारा मान है 3 -2 -7 और 5। बात समझ आ गया। 1 से कुछ का मतलब नहीं आगे। अब जो है हम फार्मूला जानते हैं x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, जानते हैं ना। x का मान जो हमको मालूम है क्या है, x और y है। ए इनवर्स का मान मालूम है, यही ना हमारा है 3 है -2 है -7 है और 5 है। और b का हमें मान मालूम है, b का मान है हमारा 4 और 5। ये बन जाएगा 4 और 5, 4 और 5। गुणा करते हैं, पहला पंक्ति का गुणा पहला कॉलम में करेंगे तो पहला बनेगा। बात समझ आ गया। तो ये हमारा हो गया x y और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये बताओ गुणा करेंगे 3 चौके 12 और माइनस 5 दूना के 10 हो गया। अब दूसरा कॉलम बनेगा ही नहीं। बात समझ आ गया। तो ये तो हो गया हमारा, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब दूसरा पंक्ति का स्टार्ट करो तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 7 चौक 28 -28 और 5 5 25 प्लस 25। ये भी हो गया 25। चलो 25 लिख देता हूँ। आगे देखो, ये तो हमारा अवयव में आ गया है x और y, और इधर देखो अवयव में आ जाएगा हमारा 12 में से 10 को घटाएंगे क्या बचेगा 2 और -28 में प्लस 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3। तो ये बताओ पहला वाला पहले के बराबर होगा ना। यदि दो अवयव आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात x बराबर 2 होगा और y बराबर -3 होगा। यदि उत्तर की जांच करना चाहते हो तो x और y का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान जो है 2 है तो 5 दूना के 10 और इसका मान -3 है तो 3 दूना के 6 -6 और प्लस 10 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 10 और -6 तो जोड़ेंगे तो घट नहीं जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 4। यहाँ पर रख दो, x का मान 7 दूना के 14 और 3 तिहाई 9। 14 में से 9 को घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब x और y का मान जो निकला है वो क्या है, करेक्ट है। यह जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे ही बाकी सभी प्रश्न ऐसे ही 10 तक ऐसे ही प्रश्न है। ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।